हेलो एवरीवन, ज्योग्राफी के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे हिल स्लोप इवोल्यूशन का सेकंड पार्ट, जिसमें हम लोग जानेंगे वॉल्टर पेंक के बारे में, जिन्होंने हिल स्लोप इवोल्यूशन को बताया था। और इनका जो हिल स्लोप इवोल्यूशन है वो मेनली डेविस के हिल स्लोप इवोल्यूशन के क्रिटिसिज्म से शुरुआत होता है। और ये जर्मन के थे और इन्होंने जर्मनी में अपने थ्योरी को दिया था, जिसको गलत समझा गया। डेविस के जो फॉलोअर्स थे उन्होंने इसको मिस ट्रांसलेट किया। तो डेविस का जैसे क्रिटिसिज्म किया जाता है कि वो सिंपल तो थे लेकिन वो लॉजिकल नहीं थे, वॉल्टर पेंक वहीं पे काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल बात किए थे, लेकिन इनके थ्योरी को जर्मनी में होने के कारण बहुत मिसअंडरस्टूड किया गया। और ये काफ़ी लॉजिकल और काफ़ी सटीक जानकारी दिए थे हम लोग को हिल स्लोप इवोल्यूशन के बारे में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग हिल स्लोप इवोल्यूशन बाय वॉल्टर पेंक देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वॉल्टर पेंक ने कहा था कि हिल स्लोप इवोल्यूशन में स्लोप का रिप्लेसमेंट होता है, इसलिए इनके थ्योरी को कहा जाता है स्लोप रिप्लेसमेंट थ्योरी। यानी इनका मानना था कि स्लोप जो है वो रिप्लेस होते जाता है और तब जाके वो एक प्लेन सरफेस बनाता है, पेनी प्लेन जैसा। ठीक है, तो अब चलिए इसका थ्योरी ऐसा पढ़ते हैं। तो इन्होंने वॉल्टर पेंक ने कहा था कि स्लोप रिप्लेस करता है ईच अदर और लास्ट में फिर कॉनकेव शेप बना देता है। ठीक है, इनका जो मानना था वो था बॉटम अप अप्रोच। जैसे डेविस का मानना था टॉप टू डाउन अप्रोच, इनका मानना था बॉटम टू टॉप अप्रोच या बॉटम अप अप्रोच मानते थे। ये प्रोसेस फॉर्म अप्रोच के बिलीवर थे और इनका मानना था कि जो अपलिफ्टमेंट है और जो इरोजन है वो दोनों साथ साथ में होता है, अलग अलग नहीं होता है। अपलिफ्टमेंट और इरोजन साइमल्टेनियसली यानी कि साथ साथ में होता है। अब इनके थ्योरी का इंट्रोडक्शन हो गया। अब जानते हैं इन्होंने क्या परिकल्पनाएं की थी या फिर क्या इनका एजम्पशन था अपने थ्योरी को लेके। तो इनका मानना था कि जो वेदरिंग होता है, अपक्षय, ये यूनिफॉर्म रेट से होता है और रॉक के स्लोप पे, मतलब जैसे ये स्लोप है तो यहाँ पे यूनिफॉर्म रेट से वेदरिंग होगा, मतलब पार्टिकल्स टूटेंगे। उसके बाद इनका मानना था कि द फॉर्मेशन ऑफ हिल स्लोप डिपेंड्स ऑन द रिलेटिव रेट ऑफ वर्टिकल इरोजन बाय रिवर एंड डेन्यूडेशन एट द बेस लेवल। मतलब जो हिल स्लोप का इवोल्यूशन है, मतलब जो हिल स्लोप बनेगा वो उस बात पे डिपेंड करता है कि नदी कितना काटा है और कितना पार्टिकल्स जो है वो मूव करके सेटल हो रहा है। इस बात पे हिल्स के स्लोप का इवोल्यूशन डिपेंड करेगा। ठीक है, अब ये जो इनका जो थ्योरी था उसको स्टार्ट करते हैं। वो इंट्रोडक्शन था, ये एजम्पशन था उनका। अब इनके थ्योरी में देखते हैं। इन्होंने जैसे डेविस ने 3 स्टेज बताया था इवोल्यूशन का, पेंक ने 3 फेज़ बताया है इवोल्यूशन का। तो किसी भी भूमि का यानी किसी भी लैंडफॉर्म का जो इवोल्यूशन है, वॉल्टर पेंक ने बताया है कि वो कॉन्वेक्स से लेके कॉनकेव होने तक 3 फेजेस से होके गुजरता है। तो अब इन 3 फेजेस को समझते हैं। सबसे पहला है फर्स्ट फेज़, जिसमें क्या होता है, फर्स्ट फेज़ में ये होता है कि जब अंतर्जातीय बल ज़्यादा होता है बहिर्जातीय बल से। अंतर्जातीय बल का मतलब होता है इंडोजेनेटिक फोर्सेस, यानी पृथ्वी के अंदर से लगने वाला फोर्स। और बहिर्जात बल मतलब होता है जो बाहर से एक्सटर्नल फोर्सेस काम करती हैं लैंडफॉर्म को बनाने के लिए। तो इनका मानना था कि जब अंदर से फोर्स ज़्यादा होता है तब हम लोग का कॉन्वेक्स शेप बनता है, उत्तल शेप बनता है। तो जैसे इस डायग्राम में देख सकते हैं हम लोग, ये नॉर्मल प्लेन है, अंदर से फोर्स लगा तो फिर इसका ये थोड़ा सा कॉन्वेक्स हुआ, और लगा तो और कॉन्वेक्स हो गया। तो फर्स्ट फेज़ में ये मानते हैं कि इंडोजेनेटिक फोर्सेस ज़्यादा होती है जिसके कारण कॉन्वेक्स शेप बनता है। सेकेंड फेज़ में इनका मानना है कि अब अपलिफ्टमेंट और इरोजन दोनों बराबर होता है। मतलब अपलिफ्टमेंट हो गया, अब इरोजन भी जितना नीचे से अपलिफ्टमेंट हो रहा है उतना ऊपर से काट भी दे रहा है। तो अब यानी कि रेक्टिलिनियर या स्मूथ ग्रेडेड प्रोफाइल बनेगा, ये इनका मानना था। सेकेंड फेज़ में ये होता है। थर्ड
थर्ड फेज़ में इनका मानना था कि अब एक्सोजेनेटिक फोर्सेस ज़्यादा काम करती हैं, मतलब अब बाहर से लगने वाला फोर्स ज़्यादा है और इंडोजेनेटिक कम है, इसलिए जो शेप है वो कॉनकेव बन जाता है। ठीक है, ओवरऑल अगर बात करें तो जैसे ये जर्मनी में लिखे थे, तो ये जर्मनी लैंग्वेज ही है, हार्डेनहेंग और बॉस्चुंगेन। तो हार्डेनहेंग और बॉस्चुंगेन, तो जो ये वाला स्लोप है, मतलब ये वाला जो हॉरिजेंटल लाइन है और ये वर्टिकल लाइन है, इसी का नाम दिए थे ये, तो इसका नाम दे दिए थे हार्डेनहेंग। ये वाले चीज़ का नाम था हार्डेनहेंग, एक मिनट, हाँ, इसका नाम था हार्डेनहेंग और इसका नाम था बॉस्चुंगेन। ठीक है, तो इनका मानना था कि जब पैरेलल रिट्रीट होता है स्टार्टिंग में, तो उसके बाद सेकंड फेज़ आता है, जब सेकंड फेज़ आता है जिसमें डाउन वेस्टिंग होता है, नीचे कटते जाता है, और फिर जो पार्ट नहीं कट पाता है वो हार्ड रॉक इंसेलबर्ग के फॉर्म में बच जाता है। और हार्डेनहेंग यानी कि ये जो हम लोग का नीचे वाला है, ये बॉस्चुंगेन को डिसअपियर कर देता है। ये जो बॉस्चुंगेन है ये फाइनली डिसअपियर होके हार्डेनहेंग में ही मिल जाता है। ठीक है, तो ये इनका थ्योरी था। और यानी कि इनका थ्योरी अगर और कंसाइज फॉर्म में बोलें, कंक्लूजन टाइप का, तो इनका मानना था कि ऐसा प्रोसेस जिसमें इनिशियल का कॉन्वेक्स शेप फाइनली कॉनकेव स्लोप में बन जाए, इसी को स्लोप रिप्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है, ये इनका थ्योरी था, इसका हम लोग समरी कह सकते हैं इसको। देखिए, ये था इनका स्लोप रिप्लेसमेंट थ्योरी। जैसे कि हमारा स्टेज 1, ये स्टेज नहीं, ये फेज़ माने थे, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 है। तो कॉन्वेक्स स्लोप, फ्री फेस, डेब्रिस स्लोप और लास्ट का बेसल कॉन्केविटी, ये जो स्लोप है ये धीरे धीरे रिप्लेस करते जाएगा। इसके स्लोप को ये रिप्लेस कर दिया, फिर धीरे धीरे ये स्लोप रिप्लेस होते जाएगा, और जो पहले स्टीप स्लोप था, जिसका पहले स्लोप बहुत स्टीप था, अब वो धीरे धीरे करके जेंटल स्लोप बन जाएगा, और इसी तरह जो कॉन्वेक्स था वो कॉनकेव हो जाएगा। ये था इनका थ्योरी। ये देखिए, हार्डेनहेंग और वो सारा जो चीज़ था, हार्डेनहेंग और बॉस्चुंगेन, उसको हम लोग नहीं ज़्यादा कंसिडर करते हैं, बस पूछ देता है कभी कभी कंपटीशन एग्ज़ाम में कि हार्डेनहेंग बॉस्चुंगेन क्या होता है, तो उसको बस याद रखना है। ये इनका पिंक साइकिल ऑफ इरोजन, इसमें ये वैक्सिंग स्लोप मतलब हो गया कॉनकेव स्लोप, यहाँ से अपलिफ्टमेंट स्टार्ट हुआ, और फिर ये धीरे धीरे करके अपलिफ्टमेंट हुआ, फिर कटते गया और लास्ट में इस तरह का लैंडफॉर्म बन जाता है। यानी कॉनकेव जो शेप था शुरुआत में, वो फाइनली कॉन्वेक्स जो शेप था वो कॉनकेव शेप में हो गया। अब आते हैं हम लोग इनके थ्योरी का क्या क्रिटिसिज्म दिया गया और किस प्रकार से इनका थ्योरी कौन कौन से बात में गलत साबित हुआ, इसको जानते हैं। तो सबसे पहले तो इनका जो हम कह सकते हैं क्रिटिसिज्म सबसे बड़ा होगा, कि इनका सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म किया जाता है कि ये इतना जर्मनी लैंग्वेज में लिखे थे जो कि काफ़ी टफ होता है, इसलिए पिंक के लैंग्वेज को समझना ही बहुत मुश्किल था, और साथ ही इनके लैंग्वेज को रॉन्गली ट्रांसलेट भी कर दिया गया था डेविस के फॉलोवर्स के द्वारा। तो इसलिए फॉल्टी ट्रांसलेशन एक मेन क्रिटिसिज्म है इसका। नेक्स्ट है यूनिफॉर्म वेदरिंग, जो ये बोले थे कि रॉक के स्लोप पे, मतलब स्लोप पे यूनिफॉर्म वेदरिंग होगा। ये यूनिफॉर्म वेदरिंग हर जगह नहीं होगा, ये प्लेस टू प्लेस वेरी करेगा, ये कहा गया। और लास्टली इनके बात को इस बात पे भी क्रिटिसाइज़ किया गया कि माना गया कि डेविस जो थे वो पैरेलल रिट्रीट, जैसे बताए थे कि इनका मानना था कि शुरुआत में पैरेलल रिट्रीट होगा, फिर डाउन वेस्टिंग होगा और फाइनली कॉनकेव शेप बनेगा। तो इनके थ्योरी को माना गया कि ये पैरेलल रिट्रीट के कॉन्सेप्ट को ही फॉलो कर रहा है, जबकि पिंक का स्टार्टिंग फेज़ ही था, लेकिन माना गया कि पूरा थ्योरी ही पैरेलल रिट्रीट पे काम करता है इनका। तो ये भी क्रिटिसाइज़ हुआ इनका। तो ये 3 मेजर क्रिटिसिज्म था। और कंक्लूज़न अगर बोलें तो पिंक काफ़ी अच्छे जियोमॉर्फोलॉजिस्ट थे, जो रियलिटी के काफ़ी पास, यानी कि बहुत सटीक बात किए थे, काफ़ी लॉजिकल थे। लेकिन जो डेविस के फॉलोवर थे जिनका नाम था यंग,
इन्होंने प्रोसेस रिस्पॉन्स मॉडल बताया और बताया कि डेन्यूडेशन एंड शेप ऑफ स्लोप इज़ एन आउटपुट ऑफ प्रोसेस एक्टिंग डिफरेंटली ऑन डिफरेंट स्ट्रक्चर। मतलब यंग ने फाइनली इस बात को बताया कि पिंक की बातों को बहुत गलत ट्रांसलेट किया गया है। पिंक वो नहीं कहना चाहते थे। पिंक का मॉडल एक्चुअली था प्रोसेस रिस्पॉन्स मॉडल, मतलब कि अलग अलग जगह पे अलग अलग काम करेगा, ये पिंक कहते थे, लेकिन उनके बातों को रॉन्गली हम लोग समझे, ये बताया गया। तो ये फाइनली इसका कंक्लूजन होता है। तो ये था वॉल्टर पिंक के बारे में और ये उनका थ्योरी था स्लोप रिप्लेसमेंट थ्योरी। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। इसके बाद वाले पार्ट में हम लोग जानेंगे एलसी किंग के मॉडल के बारे में, जिसको पैरेलल रिट्रीट थ्योरी भी कहते हैं। थैंक यू।